चलिए आज बात करते हैं पार्ट 2 कैटलॉगिंग स्कीम एंड स्टैंडर्ड्स की। कल किए थे, सैटरडे को किए थे क्लासिफिकेशन स्कीम्स और स्टैंडर्ड की। आज उसी का पार्ट 2 है कैटलॉगिंग स्कीम्स एंड स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो पहला है इसमें ब्रिटिश म्यूजियम कोड। ब्रिटिश म्यूजियम कोड को ही पैनिजीज 91 रूल्स फॉर कंपाइलेशन ऑफ द कैटलॉग कहते हैं। ठीक है, और ये 1841 में मतलब जो है ये फर्स्ट टाइम आया था। इसके जो ऑथर हैं ये एंथोनी पैनिजी हैं। इसका जीवेट्स कोड या जीवेट्स कोड को ही 39 रूल्स कहते हैं। ठीक है, 1852 में आया था। इसके जो ऑथर हैं वो चार्ल्स सी जीवेट हैं। थर्ड जो है वो रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग हैं। ठीक है, आरडीसी शॉर्ट फॉर्म इसको कहते हैं। 1876 में 1876 में ये आया और इसके जो ऑथर हैं वो चार्ल्स एमी कटर हैं। फोर्थ है एंग्लो अमेरिकन कोड, जिसको ड्यूअल ए कोड भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और 1908 में ये इसका ओरिजिन है। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन इसका जो है वो ऑथर है। ठीक है ना, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन यहाँ पर विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा लाइब्रेरी एसोसिएशन है। ये क्वेश्चन आता है। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1876 है। ये 1876 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। क्या कहते हैं, एंग्लो अमेरिकन कोड ज्वाइंटली मतलब जो ऑथर है इनके अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन और लाइब्रेरी एसोसिएशन है। ठीक है, और ये एंग्लो अमेरिकन कोड पब्लिश्ड भी यही दोनों मिल करके करता है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब बहुत सारा है इसका भी और भी बताना है। तो पहला ब्रिटिश म्यूजियम कोड है जिसको पैनिजीज 91 रूल्स फॉर कंपाइलेशन ऑफ द कैटलॉग कहते हैं। सेकंड है जीवेट्स कोड 39 रूल्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग जिसको CRDC शॉर्ट फॉर्म कहा जाता है। फोर्थ है एंग्लो अमेरिकन कोड जिसको ज्वाइंटली यहाँ पर है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, ये दोनों ही मिल करके इसका ऑथर भी है, इसका पब्लिशर भी है। ठीक है ना, और ये अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है एस्टेब्लिश हुआ था 1876 में और विश्व का मतलब वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन इन द वर्ल्ड है। ठीक है, और ये लाइब्रेरी एसोसिएशन है। फिफ्थ वन है वेटिकन कोड 1927 में। इसका पहला एडिशन जो आया था वेटिकन कोड का ये 1931 में आया था। ठीक है, वेटिकन लाइब्रेरी जो है इसका ऑथर है मतलब पब्लिशर है। क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड जिसको CCC के नाम से जाना जाता है 1934 में। फिर फर्स्ट एडिशन इसका आया था। SR रंगनाथन CCC के जो हैं वो ऑथर हैं। ठीक है, और अमेरिकन लाइब्रेरी कैटलॉगिंग रूल्स फॉर ऑथर एंड टाइटल एंट्रीज जो कि 1949 में आया था। और इसका जो ऑथर है और पब्लिशर जो है ये है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन आला। ठीक है, इसके बाद है 8 मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग मतलब मार्क फॉर्मेट में जिसको कहते हैं। ठीक है, ये 1966 में आया। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इसका जो है ऑथर है और पब्लिशर है। इसके बाद है 9th जो है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल 1। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल 1 जो है ये 1967 में आया था। इसका जो पब्लिशर है या ऑथर है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन और लाइब्रेरी एसोसिएशन है। यहाँ पर एक बात है कहना है कि मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड के बदले में वर्टिकल मोड के बदले में आप हॉरिजॉन्टल मोड में करके देखेंगे तो वो क्लियरली दिखेगा एकदम बिल्कुल भी। ठीक है, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल मोड में करके वीडियो वॉच करना है। ठीक ना, तो यहाँ तक हो गया कैटलॉगिंग स्कीम एंड स्टैंडर्ड्स हो गया और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका अभी नोट्स लिखाना बाकी है। क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग स्कीम्स का मतलब टू द पॉइंट अभी लिखाना बाकी है जो एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10th नंबर में जो है कैटलॉगिंग स्कीम वो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन जिसको ISBD शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। और ये शॉर्ट फॉर्म भी नेम होना जरूरी है क्योंकि रिमेंबर होना ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये ISBD स्टैंड्स फॉर में भी पूछता है कि ISBD का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ISBD इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यूनिवर्सल मार्क फॉर्मेट इसको यूनीमार्क कहते हैं। यूनीमार्क इसमें UNI का मतलब हो गया यूनिवर्सल। ठीक है, यूनिवर्सल मार्क फॉर्मेट। इसके बाद हो गया फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स FRBR। इसके बाद हो गया जिसमें 3 एलिमेंट होते हैं। ये सब स्पेसिफिक टॉपिक है, इसको अलग से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कंप्लीटली डिस्कस करेंगे बाद में। मार्क 21 फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर ऑथोरिटी डेटा FRAD, फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर सब्जेक्ट ऑथोरिटी डेटा FRSAD, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस RDA। यहाँ तक 15 तक हो गया। इसके बाहर एग्जाम में यहाँ तक के बाद जो है एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन जो है कैटलॉगिंग
स्कीम से नहीं आने का है, ठीक है। अभी तक कितना ही है 15, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है RDA। तो ये सारे के सारे अभी 15 तक जितना भी बताया गया ये सभी कैटलॉगिंग स्कीम्स है कि मतलब लाइब्रेरी के अंदर जो है कि बुक का जो हम कैटलॉग करते हैं, बुक को कैटलॉगिंग के लिए मतलब इनमें से किसका ज़्यादा मतलब जो है यूज़ किया जाता है एक कैटलॉगर के थ्रू, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे हमको समझना था कि कैटलॉगिंग स्कीम्स और स्टैंडर्ड्स कौन सा है, क्लासिफिकेशन स्कीम्स एंड स्टैंडर्ड जो है ये कौन सा है। तो सब यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये ईयर है, ये इसका ओरिजिन मतलब ईयर है फर्स्ट कब ये हुआ था। इसके बाद ये जो है ये आप इसको ऑथर कंसाइडर कर सकते हैं और पब्लिशर भी, ठीक है, पब्लिशर भी इसको कंसाइडर कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन ISBD जो है ये फर्स्ट टाइम 1974 में ये इसका ओरिजिन ईयर है। इसके बाद इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन इसको जो है इसका पब्लिशर है या ऑथर है, ठीक है, दोनों ही कंसाइडर कर सकते हैं। इफ्ला एक नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जब हम पढ़ाएंगे शॉर्ट फॉर्म एकदम टू द पॉइंट उस समय बात करेंगे। फिलहाल के लिए कि इफ्ला अगर आ गया है और वन टाइम नहीं आया, बहुत मेनी टाइम्स इफ्ला आया है इस कैटलॉगिंग स्कीम्स के अंदर, ठीक है। तो हम इफ्ला के बारे में कि इस इफ्ला का जो फॉर्मेशन हुआ था या फाउंडेड जो हुआ था या एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो 1927 में हुआ था, ठीक है, इफ्ला 1927, ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर जो है द हेग नीदरलैंड में है। इसके बाद हम बात करेंगे यूनिवर्सल मार्क फॉर्मेट यूनिमार्क की, 1977 में इसका ओरिजिन ईयर है। इसके बाद इसका जो पब्लिशर है ये 3 ऑर्गेनाइजेशन मिल करके जो है यूनिवर्सल मार्क फॉर्मेट का पब्लिश करता है। कौन कौन सा? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ये अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है ये वर्ल्ड का अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन एक हो गया, इसके बाद लाइब्रेरी एसोसिएशन हो गया, इसके बाद कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन हो गया, ठीक है ना। चलिए देखिए यूनिवर्सल मार्क फॉर्मेट जो है ये यूनिमार्क 1977 मतलब ये इसका ओरिजिन ऑफ ईयर ऑफ ओरिजिन है। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो कि दुनिया का विश्व का मतलब जो है सबसे बड़ा और सबसे पुराना लाइब्रेरी एसोसिएशन है, ठीक है। कितने ईस्वी में एस्टेब्लिश हुआ था? 1876 में, 1876 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वाशिंगटन DC में है, अमेरिका में, ठीक है। लाइब्रेरी ऑफ एसोसिएशन भी इसी का पार्ट है। इसके बाद कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है। कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है ये एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? तो ये एस्टेब्लिश्ड जो हुआ था ये 1949 में हुआ था, ठीक है, 1949 में हुआ था। लेकिन अब जो है ये प्रेजेंट में ये नहीं है, ठीक है। इसको 2016 में डिसॉल्व कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? डिसॉल्व, ठीक है। 2016 में क्या कर दिया गया? कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है इसको समाप्त कर दिया गया। फॉर्मेशन कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का हुआ था 1949 में, इसको अब डिसॉल्व कर दिया गया है, ठीक है। जब हम नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे इससे काफ़ी एग्जामिनेशन में जो है भर भर करके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, खास करके नेट के एग्जाम में तो और भी मैच द फॉलोइंग में, ठीक है। और उसी पॉइंट को देखते हुए ये इस तरीके से मतलब जो है पढ़ाने का मेन मकसद जो है ऑब्जेक्टिव जो है हमारा वही है कि क्वेश्चन कैसे भी आए, ठीक है, उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये सारा हो गया। इफ्ला इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एस्टेब्लिश हुआ था 1927 में, हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में, ठीक है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ये USA की लाइब्रेरी है, नेशनल लाइब्रेरी है, ठीक है। ये 1927 में यहाँ तक हो गया RDA। चलिए तो ये था कैटलॉगिंग स्कीम्स एंड स्टैंडर्ड। अब हम नोट पॉइंट में जो लिखाएंगे वो टू द पॉइंट वन लाइनर करके वो एज इट इज़ वैसे ही आता है, ठीक है ना। इसमें कुछ क्लासिफिकेशन स्कीम्स, कुछ कैटलॉगिंग कोड जो है मतलब डिफरेंट एडिशन है उसका, मतलब 4-5 एडिशन है, किसी का 4 एडिशन, किसी का 7, जैसे कोलन क्लासिफिकेशन का 7 एडिशन है। तो 7 एडिशन में का ईयर याद रखना है, उसका एडिटर याद रखना है कि किस एडिशन को किसने एडिट किया था, उसका पब्लिशर याद रखना है कि किस एडिशन को किसने पब्लिश किया था, ठीक है। तो वो चीज़ अब जो भी होगा वो टू द पॉइंट होगा। और अभी तक जितनी भी हम लिखा रहे हैं व्यू मतलब एग्जाम पर्पज से टू द पॉइंट लिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं हम मिक्सअप में, मतलब क्लासिफिकेशन, ठीक है, और कैटलॉगिंग स्कीम्स का जो
मतलब वेरिएबल है, डिफरेंट है, मतलब एडिशंस है, उसकी बात करेंगे। कॉलन क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन स्कीम है कॉलन क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसका जो है अब तक लेटेस्ट वर्जन जो है 7 एडिशन है, ठीक है ना। 7 एडिशन जो है ये किस टाइप का क्लासिफिकेशन है, तो ये फुल्ली फ्रीली फेसेटेड क्लासिफिकेशन है, ठीक है। 1987 में आया था। फर्स्ट एडिशन जो आया था 1933 में आया था। कॉलन क्लासिफिकेशन का पहला एडिशन 1933 में पब्लिश्ड हुआ था, ठीक है। इसका पब्लिशर जो है कॉलन क्लासिफिकेशन का कौन है, तो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन है, इसको याद रखेंगे। पब्लिशर मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन है। तो कॉलन क्लासिफिकेशन का पब्लिशर कौन है, तो ये मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन है। पहला एडिशन 1933 में पब्लिश्ड हुआ था, सेकेंड 1939 में, थर्ड एडिशन 1950 में। ये थर्ड एडिशन जो है, ये थर्ड एडिशन रिगिडली फेसेटेड क्लासिफिकेशन है, ठीक है। रिगिडली फेसेटेड क्लासिफिकेशन है और कुल मिला टोटल अगर देखा जाए तो ये कॉलन क्लासिफिकेशन अब तक का जो 7th एडिशन आया है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 2 टाइप्स का है ये एक रिगिड, मतलब 1950 तक जितना भी आया वो रिगिडली फेसेटेड क्लासिफिकेशन था। इसके बाद जो आया वो ऑलमोस्ट फ्रीली फेसेटेड क्लासिफिकेशन था, ऑलमोस्ट और फुल्ली फ्रीली फेसेटेड क्लासिफिकेशन था, ठीक है। ये 3 टाइप का है, 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है ये, मतलब कॉलन क्लासिफिकेशन, ठीक है। एक है रिगिड, एक है ऑलमोस्ट फ्रीली और एक है फुल्ली फ्रीली फेसेटेड क्लासिफिकेशन। चलिए अब चौथा एडिशन जो है 4th एडिशन, वैसे तो इसमें कॉलन क्लासिफिकेशन में एक पॉइंट जो है इसका थ्योरी जो है बहुत बड़ा है, ठीक है। इसको जब अलग अलग से सेपरेट पढ़ाएंगे तो वहाँ पर एक लाइन जो है क्लियर करवा देंगे। तो अभी देखते हैं कि 4th अभी थोड़ा सा कर रहे हैं ताकि मतलब आगे चल करके लिंक करने में सही रहेगा, ठीक है। 1952 में जो 4th एडिशन आया था, इस 4th एडिशन में PMEST के मतलब डिफरेंट फेसेट्स के लिए डिफरेंट इंडिकेटर डिजिट का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। चौथे एडिशन में क्या किया गया, ये जो 4th एडिशन है, इस 4th एडिशन में डिफरेंट फेसेट्स के लिए डिफरेंट मतलब जो है इंडिकेटर डिजिट का यूज किया जाने लगा, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 4th एडिशन ऑफ CC कॉलन क्लासिफिकेशन यूज डिफरेंट फेसेट इंडिकेटर डिजिट्स फॉर डिफरेंट फेसेट्स। तो ये हमारा PMEST जो है ये फेसेट्स है हमारा, इसको कहते हैं 5 फंडामेंटल कैटेगरीज ऑफ कॉलन क्लासिफिकेशन, 5 फंडामेंटल कैटेगरीज कहते हैं इसको। तो P फॉर पर्सनैलिटी, M फॉर मैटर, E फॉर एनर्जी, S फॉर स्पेस एंड T फॉर टाइम। तो पर्सनैलिटी के लिए जो इंडिकेटर डिजिट है वो हमारा कॉमा है, ठीक है। मैटर के लिए जो है हमारा सेमी कोलन है, एनर्जी के लिए जो हमारा है वो कोलन है, और स्पेस के लिए जो हम जिस इंडिकेटर डिजिट का इस्तेमाल करते हैं वो है डॉट। इसके बाद टाइम के लिए भी डॉट। बट क्या हुआ कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल जो है 6th एडिशन से, यहाँ पर जो है ये 6th एडिशन, इस 6th एडिशन जो कि 1960 में पब्लिश्ड हुआ, इस 6th एडिशन में क्या हुआ तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, इसको कहते हैं, इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज्ड, ठीक है। तो छठा एडिशन से सिंगल इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल इंडिकेटर डिजिट के रूप में हम मतलब कॉलन क्लासिफिकेशन के थ्रू जो है किया जाने लगा, ठीक है ना। 1960 में 6th एडिशन जो था कॉलन क्लासिफिकेशन का, उसमें मतलब ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है, तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास का मतलब कॉलन क्लासिफिकेशन के थ्रू जो है किया जाने लगा। अब तक टोटल जो है लास्ट वन जो है वो एडिशन 7 थे जो कि 1987 में पब्लिश्ड हुआ। और ये कॉलन क्लासिफिकेशन को जो डिवाइड किया गया है टाइप्स ऑफ स्कीम पर, तो वो 3 टाइप्स में, एक रिगिडली, ऑलमोस्ट फ्रीली फेसेटेड और फुल्ली फ्रीली फेसेटेड क्लासिफिकेशन के आधार पर 4th एडिशन से PMEST 5 फंडामेंटल कैटेगरीज, ठीक है, का यूज़ किया गया। और उसमें क्या किया गया कि डिफरेंट, ये सारे हमारे फेसेट हैं, PMEST P फॉर पर्सनैलिटी, M फॉर मैटर, E फॉर एनर्जी, S फॉर स्पेस एंड T फॉर टाइम, ठीक है। तो 4th तक क्या किया गया, तो पहला जो है ये इंडिकेटर डिजिट है, मतलब कॉलन है, सेमी कॉलन है, डॉट है। बट 6th एडिशन से क्या किया जाने लगा, तो मतलब सिंगल इन्वर्टेड कॉमास का यूज किया गया है कॉलन क्लासिफिकेशन के थ्रू, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इसका जो है कॉलन क्लासिफिकेशन का पब्लिशर कौन है, तो ये मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन है, ठीक है। मैं मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के बारे में बता दी हूँ कि 1928 में जो है ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था, किसके थ्रू, तो बाय SR रंगनाथन।
मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है एस्टेब्लिश्ड बाय SR रंगनाथन इन 1928। ठीक है, एक एक पॉइंट को याद रिमेंबर रखना है, ठीक है ना। और यहाँ तक हो गया। जब हम अलग अलग मतलब कैटलॉगिंग को सेपरेट से पढ़ाएंगे या क्लासिफिकेशन स्कीम को पढ़ाएंगे तो वहाँ पर, और ये अभी फिलहाल के लिए हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आगे चल करके इसको लिंक करने में, सही लिंक करके पढ़ने से क्या होता है कि मतलब रेक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती, बस माइंड में सेटअप करना होता है एक बार। ठीक है, अब जो है नोट 1 में है बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन जो है ये ईयर 1935 में इसका ओरिजिन मतलब फर्स्ट पब्लिश्ड हुआ था। ऑथर इसका H.E. ब्लिस ऑथर कौन थे तो H.E. ब्लिस। ठीक है, इसके बाद जो है एडिशन बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन का जो फर्स्ट एडिशन था वो ऑलमोस्ट फेसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम था। सेकेंड एडिशन जो था ये फ्रीली फेसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम था। और बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन जो रिवाइज्ड किया गया था वो किसके थ्रू किया गया था तो जे मिल्स के थ्रू जो है रिवाइज्ड किया गया था, जे मिल्स के थ्रू रिवाइज्ड किया गया। इसके बाद है सेकंड जो है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड CCC जिसको कहते हैं। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड को के जो ऑथर है वो SR रंगनाथन है। ठीक है, SR रंगनाथन। इसका पहला एडिशन जो है, एडिशन यहीं पर याद कर लेंगे, फर्स्ट एडिशन 1934, सेकेंड एडिशन 1945, थर्ड एडिशन 1951, फोर्थ 1958 एंड लास्ट वन फिफ्थ जो है अब तक फिफ्थ एडिशन आ चुका है जो कि 1964 में पब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, यहाँ तक तो आज के लिए इतना ही। अब जब हम अभी इसको जितना भी क्लासिफिकेशन स्कीम्स को यहाँ पर हम मेंशन किए हैं, ठीक है, ईयर वाइज, ऑथर वाइज, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन हो गया, कैटलॉगिंग स्कीम्स हो गया, जितना भी हमने मेंशन किया है बोर्ड पे, ठीक है, इसको अलग से स्पेसिफिक और डिटेल फॉर्म में पढ़ना जरूरी है। ठीक है ना, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है इन सभी टॉपिक से, जितना भी क्लासिफिकेशन स्कीम है, जितना भी कैटलॉगिंग स्कीम्स है, इनको डीपली पढ़ना ही पढ़ना है, लाइन बाय लाइन, थ्योरेटिकली, कंप्लीटली, पूरी अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, प्रिपेयर करना है, क्योंकि लाइब्रेरी के एग्ज़ाम में क्या होता है, किसी भी लाइब्रेरी के एग्ज़ाम में इन सभी क्लासिफिकेशन स्कीम्स और कैटलॉगिंग स्कीम से क्वेश्चन फिक्स होता है, दो क्वेश्चन तो फिक्स होता है। ठीक है, रिलेट करके। तो बस ये समाप्त हुआ। इसके बाद हम स्पेसिफिक मतलब जो है क्लासिफिकेशन स्कीम जितने भी 10 था, 15 था, कैटलॉगिंग स्कीम्स, उस सभी को अलग से डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन करेंगे 1 by 1।